हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप एवरीथिंग गोइंग ग्रेट। क्यों मिले हैं मैम आज हम लोग? तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द अमेंडमेंट्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर योर सितंबर 2025 एग्जामिनेशन। एंड जैसे कि हमेशा हमारा ट्रेंड रहा है, हमको पता है कि मैम अमेंडमेंट में से तो एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, अगर हमारी एग्जाम सितंबर 2025 में है तो कौन सी डेट तक के अमेंडमेंट्स हमारे लिए एप्लीकेबल होंगे? एज इन व्हाट इज द कट ऑफ डेट? तो 28 फरवरी 2025 यानी सितंबर से 6 मंथ्स पहले तक। तो 28 फेब 2025 तक जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं वो सब आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है। इतना सा इंट्रोडक्शन बहुत है। फॉर मैन्युअलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मैम अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो था ही था। उसके अलावा हम बोल रहे हैं कि ये जो अननेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है या जो वो स्पिरिट होती है जिसको यूज करके अल्कोहल मैन्युफैक्चर करा जाता है, वो स्पिरिट भी मैम, वो स्पिरिट भी अब क्या हो चुकी है? जीएसटी के परव्यू से बाहर हो चुकी है। सो जस्ट टू समराइज द अमेंडमेंट, वेरी सिंपल, हम सिर्फ इतना सा बोल रहे हैं कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो जीएसटी से बाहर था ही था। अब उसके साथ मैम ये जो अननेचर्ड डीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है या वो जो स्पिरिट है जो अल्कोहल को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करी जाती है, वो स्पिरिट भी अब जीएसटी के परव्यू से बाहर हो गई है। जो अपना सेक्शन है जीएसटी का, सेक्शन में ही अब गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया है कि भाई अल्कोहल पे जैसे जीएसटी नहीं लगा रहे थे, वैसे इस स्पिरिट पे या एक्स्ट्रा न्यूट्रल अननेचर्ड डीनेचर्ड अल्कोहल पे भी हम जीएसटी नहीं लगाने वाले हैं। परफेक्ट। Then moving on to next chapter, which is charge of GST. चार्ज ऑफ जीएसटी में सबसे पहला जो अमेंडमेंट है वो चार्जिंग सेक्शन में है मैम। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर का अमेंडमेंट बताया, तब डिस्कस कर लिया था हमने। तो मैम कुछ नहीं, चार्जिंग सेक्शन में बस एक लाइन इंसर्ट कर दी है। पहले ऐसा था कि मैम सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी लगता है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब यहाँ पे इन लोगों ने एक लाइन और ऐड कर दी है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो जीएसटी के परव्यू से बाहर है ही है। उसके अलावा मैम ये जो अननेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल रेक्टिफाइड स्पिरिट है जो अल्कोहल को मैन्युफैक्चर करने में यूज करी जाती है, ऐसी रेक्टिफाइड स्पिरिट्स या अननेचर्ड डीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल्स भी जीएसटी के परव्यू से बाहर है। तो एक्सेप्ट वाला जो पॉइंट है चार्जिंग सेक्शन का, उसको बस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है कि अल्कोहल के साथ ये दूसरे स्पिरिट्स वगैरह भी ऐड कर दिए हैं जिनको यूज करके अल्कोहल मैन्युफैक्चर होती है, इनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है। डन मैम। उसके बाद द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। यू प्लीज मार्क दिस एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फुल चांसेस है एग्जाम में आने के। एंड इनफैक्ट अगर आप पुराना क्वेश्चन बैंक कोई यूज कर रहे हो, मे एग्जाम वाला या दूसरा कोई आप क्वेश्चन बैंक यूज कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन बैंक के बहुत सारे आंसर्स इस अमेंडमेंट के कारण चेंज हो जाए। व्हाट इज दिस मैम? तो आरसीएम में हम एक एंट्री पढ़ते थे कि अगर एनी पर्सन है जिसने एक बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को क्या कर दिया मैम, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे दिया, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। अमेंडमेंट क्या बोलता है कि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज सप्लाइड टू एनी पर्सन अदर देन सप्लाइड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। मतलब ये जो एनी पर्सन है ना, यहाँ पे अब हमें देखना पड़ेगा अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो आरसीएम लगता है। मतलब मैम चार एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो मिस्टर ए है जिसने मिस्टर बी को स्पॉन्सरशिप का सर्विस दिया। क्वेश्चन 2 मैम, मिस्टर ए ने XYZ लिमिटेड को स्पॉन्सरशिप का सर्विस दिया। देन लेट अस से R&M पार्टनरशिप फर्म है मैम, R&M पार्टनरशिप फर्म ने S&S पार्टनरशिप फर्म को स्पॉन्सरशिप का सर्विस दिया। या फिर मैम हम बोल देंगे कि एबीसी लिमिटेड ने लेटेस्ट से R&M पार्टनरशिप फर्म को स्पॉन्सरशिप का सर्विस दिया। तो कहां पे आरसीएम लगेगा, कहां पे आरसीएम नहीं लगेगा, बिकम्स अ क्वेश्चन नाउ। तो हम बोल रहे हैं कि आरसीएम तभी लगेगा जब रेसिपिएंट या तो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है। तो पहले ये देखो कि रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है क्या। तो मैम ये 3 पॉइंट में तो रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है, मतलब आरसीएम लगने का चांस है।
वो पॉइंट नंबर 1 में तो रेसिपिएंट एक इंडिविजुअल पर्सन है, ना तो बॉडी कॉर्पोरेट है, ना पार्टनरशिप फर्म है, तो सप्लायर देखो भी मत, यहाँ पे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लग जाएगा। स्पॉन्सरशिप एग्जेम्प्ट तो होता नहीं है कभी, राइट मैम। तो हम बोलेंगे कि रेसिपिएंट, सबसे पहले हम पहले भी देखते थे, अभी भी देखेंगे कि रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए तो आरसीएम लगेगा। यहाँ पे क्योंकि रेसिपिएंट एक इंडिविजुअल है तो एफसीएम लग गया, मैटर खत्म हो गया। अब हमें सप्लायर देखना है। सप्लायर एनी पर्सन हो सकता है, बस बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सप्लायर एक इंडिविजुअल है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। अगेन यहाँ पे मैम, रेसिपिएंट तो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है, और सप्लायर भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है मैम, तो अगेन आरसीएम लग जाएगा। लेकिन लास्ट पॉइंट में मैम, रेसिपिएंट तो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है, वो कंडीशन तो फुलफिल हुई, लेकिन सप्लायर जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए था, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, सप्लायर हमारा बॉडी कॉर्पोरेट बन गया ना, तो मतलब यहाँ पे भी मैम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। अब आपको दोनों कंडीशन एक साथ देखनी पड़ेगी। सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, मैटर वही क्लोज, एफसीएम। और रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म के अलावा कोई भी है, तो भी मैटर क्लोज, एफसीएम लग जाएगा। जब ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली एक साथ फुलफिल होगी कि सप्लायर तो मैम एनी पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रेसिपिएंट कंपलसरी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है, तब सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या लग जाता है मैम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है। इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, चाहो तो ये एग्जाम्पल्स नोट कर लो एंड मुझे बता दो कि यस मैम समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं क्विकली। Done everyone? Yes, ma'am. Then moving on to next amendment, which is in 5AB point, RCM का ही है। यहाँ पे ना लास्ट अटेम्प्ट एज इन May 25 में एक अमेंडमेंट आया था, वो ये वाला था मैम कि अगर अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो कोई भी यूआरपी अगर आरपी को देता है तो आरसीएम लग जाता है। ये अमेंडमेंट अभी लास्ट लास्ट अटेम्प्ट में ही आया था। इसको इन्होंने वापस अमेंड करके ये बोला कि हाँ हाँ, अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कमर्शियल एज इन अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया तो आरसीएम लगेगा, लेकिन अदर देन कॉम्पोजिशन पर्सन यहाँ पे डाल दिया। मतलब मैम, अगर एक यूआरपी नॉर्मली किसी भी आरपी को अदर देन कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे, अदर देन रेजिडेंशियल मतलब नॉर्मल कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देता है तो आरसीएम लगता है। लेकिन मैम जिसने सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन वाली स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उसको दिया तो आरसीएम नहीं लगेगा। देखो, अगर यूआरपी दूसरे यूआरपी को देता है तो आउटसाइड जीएसटी है, अगर यूआरपी कॉम्पोजिशन पर्सन को देता है ना, तो मैम क्योंकि सप्लायर यूआरपी है, वो तो जीएसटी कलेक्ट कर नहीं सकता, एंड कॉम्पो रेसिपिएंट है, उसको आरसीएम के लिए मना कर दिया, तो ये भी अल्टीमेटली आउटसाइड जीएसटी चला जाएगा। बाकी आरपी तो किसी भी पर्सन को कमर्शियल प्रॉपर्टी दे, फॉरवर्ड चार्ज ही लगता है। यूआरपी अगर अदर देन कॉम्पो वाले आरपी को दे तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। अगर यूआरपी किसी यूआरपी को दे तो मैम दोनों ही यूआरपी है ना, इसको एफसीएम कलेक्ट करना है ना इसको आरसीएम भरना है। सेम अप्लाइज हियर मैम, अगर यूआरपी ने कॉम्पो को दिया तो कॉम्पो को आरसीएम भरने से तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया, और यूआरपी को तो एफसीएम कलेक्ट करना ही नहीं होता है, तो ये भी जबरदस्ती क्या हो गया, अब आउटसाइड जीएसटी चला गया। ये अमेंडमेंट सबको समझ में आ रहा है क्या? मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में सबके रिप्लाई चाहिए। चलो क्विकली एवरीवन, शुभम, प्रेम, आसिफ, मानस, दिवी, टेल मी एवरीवन, आ रहा है समझ में? यस में। सिंपल चार्ट बनाना हो एक बार तो देखो मैम, जब भी अदर देन रेजिडेंशियल मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड किसी को भी, एक रजिस्टर्ड पर्सन एनी पर्सन को भी अगर प्रॉपर्टी दे देगा, तो ये तो रजिस्टर्ड है ही, तो ये तो फॉरवर्ड चार्ज कलेक्ट कर ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हावेवर मैम, जब एक यूआरपी किसी आरपी को प्रॉपर्टी देगा ना, तो क्या लग जाता है मैम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है। लेकिन अगर एक यूआरपी किसी दूसरे यूआरपी को या पर्टिकुलरली बस कॉम्पोजिशन पर्सन को देगा, तो फिर यहाँ पे नो जीएसटी आ जाएगा। दिस इज द बॉटम लाइन चार्ट।
बोल दो एवरीवन यस मैम समझ कर। चलो चलो चलो, वेरी क्विकली टेल मी यस मैम। जस्ट अ सेकेंड। परफेक्ट। उसके बाद कम टू सेक्शन नंबर 9(5). व्हाट वाज सेक्शन 9(5) मैम? द हट रे सर्विसेज। सेक्शन 9(5) में हम लोग क्या बोलते थे? ए सप्लायर टू बी हट रे, ए रेसिपिएंट टू बी हट रे। ए सप्लायर टू बी हट रे, ए रेसिपिएंट टू बी हट रे। ई कॉमर्स ऑपरेटर आ जा, यू कलेक्ट एंड पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। मैम हाउस कीपिंग, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्टोरेंट, इन सर्विसेज के लिए इको लाइबल होता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये पॉइंट को एकदम अच्छे से क्लेरिफाई कर दिया है, जो हमें ऑलरेडी पता था। अगर गवर्नमेंट ना भी क्लेरिफाई करती तो हमें ये ऑलरेडी पता था, इतना कोई इशू यहाँ पे कभी हमें था ही नहीं। ये बोल रहे हैं कि देखो भाई, जब भी मतलब ये अमेंडमेंट नहीं था तब भी बुक में तो लिखा हुआ ही था, मैं आपको पढ़ाती ही थी, बट अब अपन उस एग्जैक्ट लैंग्वेज में पढ़ेंगे जो नोटिफिकेशन में लिखी गई है। तो यहाँ पे आज मुझे बताओ कि अगर लेट्स से सिटी कॉर्नर एक रेस्टोरेंट है, ठीक है? सिटी कॉर्नर एक रेस्टोरेंट है जहाँ की पाव भाजी मुझे बहुत पसंद है। तो ये रिद्धि है, जिसने क्या किया मैम? जोमैटो के थ्रू, रिद्धि ने जोमैटो के थ्रू सिटी कॉर्नर से क्या करी? पाव भाजी ऑर्डर कर ली। तो मुझे क्विकली बता दो कि इस पाव भाजी के ऊपर जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? लेट्स अज्यूम मैम 220 की पाव भाजी थी। तो मुझे सिंपली इतना सा बता दो मैम कि सप्लायर कौन है? सिटी कॉर्नर। रेसिपिएंट कौन है? रिद्धि। जोमेटो कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो इन तीनों में से गवर्नमेंट को कलेक्ट करके जीएसटी भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी मैम? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जोमेटो की हो जाएगी। क्यों मैम? क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विसेज वेरी पर्टिकुलरली फॉल होते हैं कौन सी हेडिंग में मैम? सेक्शन 9(5) की नोटिफाइड सर्विसेज में। तो रेस्टोरेंट एक नोटिफाइड सर्विस है, तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर बीच में पड़ा तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। लेकिन आज ये जो 220 रुपए की पाव भाजी है, वो किसके टर्न ओवर में ऐड होगी इज अ क्वेश्चन। मैम जीएसटी तो जोमेटो कलेक्ट करके भर देगा, वो एकदम क्लियर है। जीएसटी तो जोमेटो कलेक्ट करके भर देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैम ये जो 220 है, वो क्या जोमेटो की सेल है या वो सिटी कॉर्नर की सेल है? अपना ट्रेडिंग पी एंड एल बनाते टाइम इसको सेल्स कौन दिखाएगा मैम? अपना ट्रेडिंग पी एंड एल बनाते टाइम इसको सेल तो दिखाएगा ना मैम। जोमेटो के लिए तो क्या सेल होगी? जो उसने अपना प्लेटफॉर्म फीस या मार्केट प्लेस फीस लिया होगा, मान लो मैम 220 रुपए में शायद 10 रुपए, 15 रुपए, 5 रुपए कुछ उसका अपना प्लेटफॉर्म चार्जेस होगा, वो उसकी सेल हुई। इसके अलावा तो मैम जितना भी पाव भाजी रिलेटेड टर्नओवर है, वो तो किसका हो जाता है मैम? सिटी कॉर्नर का हो जाता है। बस एग्जैक्ट यही चीज गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लेरिफाई करी है कि तुम समझो, सिर्फ जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को कलेक्ट करके भरना होता है। हावेवर जो भी सप्लाईज इको के थ्रू करी जाती है ना, वो हमेशा सप्लायर के ही एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होती है। तो जब भी हम ये कॉम्पो के लिए थ्रेशोल्ड्स गिनते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड्स गिनते हैं, हम टर्नओवर्स निकालते हैं ना, तो वो टर्नओवर निकालने के लिए ये जो इको के थ्रू सेल होगी, वो कभी भी इको के टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी, वो हमेशा द ओरिजिनल सप्लायर के ही टर्नओवर का पार्ट बनेगी। मतलब मैम ये समझ में आ गया कि सेल्स तो सिटी कॉर्नर का है। तो वन मोर क्वेश्चन मैम, ये परचेज किसका है? क्या जोमेटो आज यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है कि पहले उसने सिटी कॉर्नर से पाव भाजी खरीदी फिर रिद्धि को बेची? नहीं ना मैम, सिटी कॉर्नर ने पाव भाजी रिद्धि को ही बेची है। मतलब द पर्सन सेलिंग पाव भाजी इज सिटी कॉर्नर, द पर्सन परचेजिंग पाव भाजी इज रिद्धि। मतलब मैम जोमेटो के लिए ना तो सेल है, ना तो जोमेटो के लिए परचेज है। मतलब ना तो उसको कोई आईटीसी लेना है, ना उसको कोई आरसीएम भरना है, ना उसको कोई रिवर्सल करना है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। उसको बस गवर्नमेंट ने इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई तुम्हारे थ्रू जो सेल होगा ना, तुम उस पर जीएसटी कलेक्ट करके हमको दे देना। ना तो तुम इसको अपना सेल मानना, ना तुम इसको अपना परचेज मानना। इसलिए ना तुमको कोई आईटीसी लेने की जरूरत है, ना तुमको कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत है, ना तुमको कोई आईटीसी अपोर्शन करने की जरूरत है, ना तुमको कोई आरसीएम भरने की जरूरत है। ये क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट ने किसको दे दिया है? अब जोमेटो को दे दिया है। आर वी एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? Yes, ma'am. Moving on to the next chapter, which is
कॉम्पोजिशन लेवी। अब ये जो अमेंडमेंट है ना 74A वाला, मेजरली अमेंडमेंट पीडीएफ में आपको यही यही चीज बार बार देखने मिलेगी। मैंने इसको ऐसे हर जगह पे अलग से आपको हाईलाइट कर करके दे दिया है, बिकॉज इसको मैंने ग्रीन में नहीं डाला है बुक में। इतना कोई रेलेवेंट नहीं है, मतलब हर जगह पे जहां जहां पे भी आपको पहले 73 74 दिखता था, वहां पे आपको बस 74A और इंसर्ट करना है। ये क्या है मैम? पहले अगर मैम हम कोई कांड कर देते थे, मतलब अगर टैक्स नॉट पेड है, शॉर्ट पेड है, आईटीसी गलत ले लिया, यूटिलाइज कर लिया या रिफंड गलत ले लिया, तो उसका अपना जो प्रोसीडिंग होता था ना वो सेक्शन 73 में, अगर आप से गलती से मिस्टेक हो गई तो, और अगर आप फ्रॉड करना चाह रहे हो तो सेक्शन 74 में आपको डिमांड ऑर्डर आता था। हावेवर अब गवर्नमेंट ने डिमांड रिकवरी में एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया है, सेक्शन 74A। FY 23-24 तक के जो मैटर्स थे ना, बस अब वहीं तक सेक्शन 73-74 में कवर होंगे, यानी वो अब काइंड ऑफ अ सनसेट प्रोविजन हो गया। अब आगे से FY 24-25 के आगे से जो भी मैटर्स होंगे ना, वो सारे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 74A डील होने वाले हैं। अब 74A के अंदर शो कॉज नोटिस आएगी, 74A के अंदर ऑर्डर इशू होगा, 74A के अकॉर्डिंग पेनल्टी वगैरह लगने वाली है। तो सिंपली मैम यहाँ पे भी ऐसा सिंपल पॉइंट था कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेने को एलिजिबल नहीं हो, फिर भी जबरदस्ती लेके बैठे हो और फिर पकड़े जाते हो, तो ऑफिसर क्या कर सकता है? आपसे डिफरेंशियल टैक्सेस, पेनल्टीज सब कुछ पे करवा सकता है, आपकी प्रोसीडिंग कर सकता है 73 74 में। तो अब वो 74A में भी आगे से FY 24-25 ऑनवर्ड्स अब वो 74A में आपकी प्रोसीडिंग्स कर पाएगा। बस इतना सा अमेंडमेंट है। तो मेजरली अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स में बस यही सिंपल अमेंडमेंट मिलेगा कि जहां जहां 73 74 था, बस उसके साथ आपको 74A और ऐड कर देना है, क्योंकि अब FY 23-24 तक का मैटर 73 74 के हाथ में है। FY 24-25 ऑनवर्ड्स के जितने मैटर्स है अब वो सब कहाँ पे जाएंगे मैम? सेक्शन 74A के अकॉर्डिंग अब शो कॉज नोटिस और ऑर्डर्स आने वाले हैं। डन। तो ये ऐसा कोई खास अमेंडमेंट था ही नहीं कॉम्पोजिशन लेवी में, बस यही एक पॉइंट था कि आपको 73 74 के साथ 74A भी अपनी बुक में लिख लेना है। Done, ma'am. Then moving on to the next chapter, which is registration. अब रजिस्ट्रेशन में सबसे पहला अमेंडमेंट है रूल 8 और रूल 9 में। इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पे हम ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करते हो, तो नॉर्मली तो क्या होता है मैम, हमें एक हाइपर लिंक रिसीव हो जाती है मेल रजिस्टर मोबाइल पे, हम उस पर क्लिक करते हैं, अपना आधार नंबर डालते हैं, हमें ओटीपी आता है, हम ओटीपी डाल देते हैं, हमारा आधार ऑथेंटिकेट हो जाता है। दिस इज द वेरी नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ हाउ आधार ऑथेंटिकेशन वर्क्स। हावेवर मैम, हावेवर हम बोलते हैं कि अगर हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं पोर्टल पे ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क पैरामीटर, कि भाई अगर मान लो जीएसटी में नहीं, पहले जब सेल्स टैक्स रिजीम था ना, तब हमने कुछ फ्रॉड कर रखा है, तब हमने कुछ कांड कर रखा है, या डेटा एनालिसिस के हिसाब से गवर्नमेंट को लगता है कि हम एक रिस्की पर्सन वगैरह है, तो वो हमें फिजिकली, मतलब अब इलेक्ट्रॉनिकली आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, वो हमें फिजिकली जीएसटी डिपार्टमेंट पे बुला सकते हैं। हमें वहां जाना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ ले जाने पड़ेंगे जिसकी हमने कॉपीज अपलोड करी है, वो वहां पे हमारा फोटो ले सकते हैं, हमसे थंब इम्प्रेशन वगैरह ले सकते हैं, हमारा बायोमेट्रिक बेस्ड उधर ही वो आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, एंड उसके बाद ही हमारी एप्लीकेशन फाइल्ड मानी जाएगी। ये प्रोविजन ऑलरेडी पहले से था। अमेंडमेंट से गवर्नमेंट ने बस इतना सा इंसर्ट किया कि देखो अगर तुम आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं भी करते हो ना, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन होता है जिन सिचुएशंस में, वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारा इस तरीके से फोटो ले सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, बायोमेट्रिक बेस्ड पूरा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, एंड वो पूरा वेरिफिकेशन खत्म होने के बाद ही हम तुम्हारी एप्लीकेशन को डीम्ड फाइल्ड मानेंगे। तो ये अमेंडमेंट एज सच देखने जाओ तो इतना कोई रेलिवेंट है नहीं, कि ये जो प्रोसीजर ऑलरेडी थी, जब पर्सन आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करता है, वो आइडेंटिफाई होता है, उसको बुलाते हैं, उसका फोटो लेते हैं, उससे उसका बायोमेट्रिक्स वगैरह लेते हैं, उससे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी मांगते हैं। तो ये सारी चीजें अब तब भी हो सकती है जब पर्सन ने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं करा है, तो उसको किसी फैसिलिटेशन सेंटर पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ बुला सकते हैं, फोटोग्राफ वगैरह उसका ले सकते हैं, और ये पूरा प्रोसीजर जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही हम मानेंगे कि भाई ठीक है, तुम्हारी एप्लीकेशन कंप्लीटली फाइल्ड है। तो इतना मतलब कुछ इधर रेलेवेंट था नहीं। अब चाहे तुमने ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया हो चाहे ना किया हो, तुम्हें बुला के तुम्हारा फोटो वोटो लेके वेरिफिकेशन वो लोग कभी भी कर सकते हैं। डन। देन एक और अमेंडमेंट अगेन सेक्शन 30 में है, जो भी
आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई इतना खास है नहीं। सेक्शन 30 वॉज रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। तो बस गवर्नमेंट ने एक लाइन अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे डाल ली है कि रिवोकेशन शैल बी सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जब जो प्रिस्क्राइब होगा तब की बात। बस बैर लॉ में ये एक पॉइंट गवर्नमेंट ने लिख दिया है कि कभी अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है और फिर तुम जाके रिक्वेस्ट करते हो कि यार प्लीज 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 गवर्नमेंट मेरा कैंसिलेशन रिवोक कर दो ना यार, ऐसा क्या कर रहे हो, तो ऐसे केस में जब भी आपका रिवोकेशन होता है तो वो आपके ऊपर कुछ कंडीशन रिस्ट्रिक्शन वगैरह डाल सकते हैं कि भाई ठीक है रिवोकेशन करके दे रहे हैं बट तुमको ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा एक्सेट्रा वट एवर इट इज। जो भी वो प्रिस्क्राइब करे तब की बात है। कभी आगे प्रिस्क्राइब करेंगे तो हम पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ उन्होंने बस ये लाइन लिख के छोड़ दी कि भाई रिवोकेशन शैल बी सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, जैसे जब गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देगी तब। मतलब मैम ये अमेंडमेंट से भी हमारी लाइफ में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में we see there are total two amendments, one in rule 8-9 and second in section 30, एंड दोनों ही अमेंडमेंट से मैम हमारी लाइफ कोई इतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर विच इज टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया है विच इज इन केस ऑफ सेल्फ इनवॉइसिंग। पहले ना अगर आपके पास वर्जन 5 है तो यहाँ पे एक चार्ट वार्ट बनाया हुआ था सेल्फ इनवॉइसिंग का, वो सब काट दो उड़ा दो एंड रिप्लेस इट विद दिस न्यू पैराग्राफ जो अब अमेंडमेंट से एप्लीकेबल है। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ सेल्फ इनवॉइसिंग होता कब है। हम सेल्फ इनवॉइसिंग कब करते हैं मैम, जब हम एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको आरसीएम में टैक्स भरना पड़ रहा है, पर हमारा जो सप्लायर है ना वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है मैम, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो मैम वो हमें टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। पर मैम हमें तो बीइंग रेसिपिएंट आरसीएम अप्लाई होने के कारण टैक्स भरना पड़ रहा है, तो टैक्स भर रहे हैं तो फिर टैक्स इनवॉइस तो जरूरी है। पर टैक्स इनवॉइस अनरजिस्टर्ड पर्सन तो इशू नहीं कर सकता, यानी इसने तो बिल ऑफ सप्लाई दिया होगा। तो ऐसे केस में जब भी एक यूआरपी किसी भी आरपी को आइदर इन सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4), दोनों आरसीएम के सेक्शंस है। 9(4) पर्टिकुलर वो रियल एस्टेट सेक्टर वाला था, सीमेंट इनपुट इनपुट सर्विसेज, वहां पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है, रेसिपिएंट प्रमोटर होता है जो रजिस्टर्ड होता है नॉर्मली। एंड 9(3) में मैम जीटीए का केस था या और भी कुछ कुछ केसेस थे जहां पे रेसिपिएंट रजिस्टर्ड और सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो सकता है, पर टैक्स तो लग रहा है क्योंकि मैम आरसीएम एप्लीकेबल है। तो अब इन सिचुएशंस में रजिस्टर्ड पर्सन को बीइंग अ रेसिपिएंट क्या करना पड़ता है, अपने ऊपर इनवॉइस खुद जनरेट करना पड़ता है क्योंकि टैक्स तो उसको आरसीएम में पे करना है। तो मैम यूआरपी ने आरपी को आरसीएम वाली सप्लाईज प्रोवाइड करी, जिसके कारण आरपी को क्या करना पड़ रहा है मैम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरना पड़ रहा है। और क्योंकि उसको टैक्स इनवॉइस नहीं मिला है इसलिए उसको सेल्फ इनवॉइसिंग करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अब एक टाइम लिमिट इंसर्ट करी है अकॉर्डिंग टू रूल 47A कि रजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर 9394, मतलब कौन सा टैक्स मैम, आरसीएम वाला टैक्स, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। जिस भी दिन उसको अपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ये आरसीएम वाले गुड्स सर्विसेज मिल जाए, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर उसको अपने ऊपर इनवॉइस रेज कर लेना है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में प्यार से क्या बोलते हैं, सेल्फ इनवॉइसिंग बोल देते हैं, इंक्लूडिंग सप्लायर रजिस्टर्ड सोनली फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 51। अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर है या मान लो ऐसा कोई सप्लायर है जो सिर्फ और सिर्फ वो टीडीएस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है, वो भी टैक्स इनवॉइसेस आपको नहीं दे रहा है, और अगर आपने आरसीएम वाली सप्लाईज उससे ले ली है तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने ऊपर सेल्फ इनवॉइस रेज कर देना है। और वो हम कितने दिन में करेंगे मैम, जिस भी दिन हमें गुड्स सर्विसेज मिली है वहां से 30 डेज के अंदर अंदर हम सेल्फ इनवॉइसिंग कर देंगे। तो अमेंडमेंट इज विथ रिस्पेक्ट टू द 30 डेज का टाइम लिमिट। परफेक्ट मैम, बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? हम 15 पेजेस ऑफ अमेंडमेंट पीडीएफ पढ़ चुके हैं। टोटल 60 है, 60 पेजेस है, मतलब एज सच 55 57 है, राउंड ऑफ करके आई एम सेइंग अप्रोक्सीमेटली 60 पेजेस है, एंड वी आर ऑलरेडी डन विद द 15 पेजेस ऑफ अमेंडमेंट। 1/4 अमेंडमेंट्स अपने कवर हो गए हैं। अभी तक ऐसा कुछ डाउट लग रहा है कि नहीं मैम हो गया, सब क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट मैम, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ आ रहा है, मजा आ रहा है और याद हो रहा है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर विच इज टाइम ऑफ सप्लाई। अब टाइम ऑफ सप्लाई में अमेंडमेंट आया है सेक्शन 13(3) में।
सेक्शन 13(3) किसका है मैम? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉर सर्विसेज, है ना। सेक्शन 12 था मैम, गुड्स का था। जिंदगी में तो 12 बजते ही क्या बोलते हैं हम कि यार लाइफ की तो 12 बजी है, तो 12 बजे आता है टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का, और तुरंत से मैम सेक्शन 13 चिपक के आता है टाइम ऑफ सप्लाई किसका? सर्विसेज का। तो जो सेक्शन 13(3) है, इट इज फॉर सर्विसेज। सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट इंसर्ट करा है। पहले प्रोविजन क्या था? पेमेंट किस दिन किया, और इनवॉइस सामने वाले ने जब भी जनरेट किया वहां से 61st डे या डे फॉलोइंग 60th डे अपन बोलते थे, विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पे एक पॉइंट और इंसर्ट कर दिया है कि अगर रेसिपिएंट ने खुद सेल्फ इनवॉइस इशू करा है तो वो भी देखो, एंड फिर विच एवर इज अर्लियर लेना। क्योंकि समझो मैम आरसीएम का केस है ना, तो पॉसिबल है कि हमारा सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो फिर उसने हो सकता है हमें कोई इनवॉइस डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं, तो वहां से फिर 61st डे गिनना तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया होगा मैम, अपने खुद के ऊपर सेल्फ इनवॉइस रेज करा होगा। अगर रिक्वायर्ड है तो सिंपली आप क्या कर लो कि आपने पेमेंट किस दिन करा। ये दोनों पॉइंट कभी एक साथ नहीं आ सकते, समझो। अगर सप्लायर ने आपको इनवॉइस रेज कर दिया है तो आपको सेल्फ इनवॉइसिंग की नीड नहीं है, और अगर सप्लायर ने इनवॉइस रेज नहीं करा है तो आप पे सेल्फ इनवॉइसिंग की नीड आ जाती है। तो सिंपली हम बोल रहे हैं कि मैम अगर सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया है तो उसके इनवॉइस से 61st डे ले लो, जहां पे भी सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है। तो अगर सप्लायर ने इनवॉइस इशू नहीं करा है लेकिन आरसीएम का केस है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो उस बेचारे को अपने आप पे सेल्फ इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। तो जहां भी रिक्वायर्ड है, अगर आपने सेल्फ इनवॉइसिंग करी है तो वो डेट ले लो, और तीनों में से जो भी अर्लियर आएगी वो आपकी क्या बन जाएगी? फाइनल टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। और अगर तीनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो हम बोलते कि भाई रेसिपिएंट जिस भी दिन अपने बुक्स में एक्सपेंस की एंट्री, परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करता है, वो ये सब तो पहले से भी था वही है। तो अमेंडमेंट में क्या करा है, बस मैम एक नया पॉइंट यहाँ पे और इंसर्ट कर दिया है। पहले जो सेक्शन 13(3) बोलता था कि हमने आरसीएम सर्विसेज के लिए जब भी पेमेंट करा, कि सप्लायर ने जब भी इनवॉइस डॉक्यूमेंट इशू करा है वहां से 61st डे, अब यहाँ पे सिंपली एक पॉइंट और ऐड करना है कि हमने हमारा सेल्फ इनवॉइस अगर जनरेट किया है तो वो हर केस में ये डेट आएगी क्या? नहीं मैम। अगर मैंने रजिस्टर्ड सप्लायर से ही मान लो आरसीएम सर्विसेज ली है तो वो इनवॉइस इशू करके देगा, तो सेल्फ इनवॉइसिंग की नीड नहीं है। मतलब हमेशा तीनों पॉइंट आएंगे ही आएंगे ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। हो सकता है कि क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास दो ही पॉइंट्स है, आपके पास अगर तीनों है तो तीनों डालो, ए और सी है तो वो डालो, ए और बी है तो वो डालो, एंड अल्टीमेटली विच एवर इज अर्लियर है उससे अपना टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लो। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है देखो, वेर रिक्वायर्ड, चाहिए होगा तो सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा, उसने नहीं किया तो रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करेगा। मतलब जहां पे जिसकी नीड होगी वो अपने हिसाब से इनवॉइस इशू करेगा। अगर सप्लायर ने किया है तो वहां से 61st डे गिनना, रेसिपिएंट ने इशू करा है सेल्फ इनवॉइस तो वहां से आगे कोई डेज नहीं गिनना है, बस एग्जैक्ट वही सेल्फ इनवॉइस का डेट ले लो और इसको पेमेंट से कंपेयर कर लो। पेमेंट मतलब बुक बैंक अर्लियर और सिंपल, इन तीनों में से जो भी अर्लीस्ट होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? आने की प्रोबेबिलिटी है क्या एग्जाम में? बिल्कुल है, यस। आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है क्योंकि ये एक अच्छा वेर प्रोविजन यहाँ पे अमेंड हुआ है इन द चैप्टर ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। चलो बोलो, खबर पड़े छे बधाने? हाँ जी मैम। परफेक्ट। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा, एक डाउट यहाँ पे किसी को आ सकता है कि मैम इसका और इसका कोई कनेक्शन है क्या? एक बात समझना, एज सच नहीं है। हमें जिस भी दिन गुड्स या सर्विसेज रिसीव होती है वहां से 30 डेज के अंदर अंदर अगर हमारा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और हम आरसीएम भर रहे हैं तो हमें सेल्फ इनवॉइस कर देना पड़ेगा। बस ये है टैक्स इनवॉइस का अमेंडमेंट। अब जिस भी दिन आपने सेल्फ इनवॉइस कर लिया है ना, उसको कंपेयर करना पेमेंट की डेट से, एंड बाकी जो अर्लीस्ट होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। तो अल्टीमेटली ऐसा कोई कनेक्शन है ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आता है तो उनको कहीं ना कहीं आपको सेल्फ इनवॉइस का डेट बताना ही पड़ेगा, तो फिर ये प्रोविजन आपके काम का नहीं है। वो आपको सेल्फ इनवॉइस का डेट बताएंगे ही ना, आप अज्यूम तो कर नहीं सकते टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन अगर मैम इनको कि कुछ पूछ ले, ऐसा नहीं है। हाँ, दोनों अमेंडमेंट्स है कहीं ना कहीं सेल्फ इनवॉइस के रिलेटेड, बट ऐसा कोई लिंकिंग है ऐसा नहीं है। फर्स्ट अमेंडमेंट बोलता है कि भाई जिस भी दिन आपको गुड सर्विसेज मिले हैं वहां से 30 दिन में सेल्फ इनवॉइस कर लेना,
और जो भी आपकी सेल्फ इनवॉइस की डेट होगी उसको पेमेंट की डेट से कंपेयर करना है। अगर सेल्फ इनवॉइस नहीं है तो फिर सप्लायर ने जब इनवॉइस दिया वहां से 61st डे से कंपेयर कर लो, एंड अर्लीस्ट जो होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अलग अलग पढ़ोगे तो सिंपल लगेगा। ठीक है मैम, चलिए। देन नेक्स्ट चैप्टर इज प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई में कुछ नहीं, बस एक छोटा सा 1 लाइन अमेंडमेंट है जो बोलता है कि अगर आप कभी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को डिजिटल प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू कुछ भी सप्लाई करते हो, एज इन मैम मान लो कि अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, ज़वामे से, नाइका से, किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर या डिजिटल ऐप के थ्रू कोई भी सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है, तो उसका रेसिपिएंट का स्टेट पूरा एड्रेस भले आप रिकॉर्ड ना करो, मतलब ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है कि ऑपोजिट दिस, नियर दिस, एकदम ऐसा एग्जैक्टली पूरा का पूरा एड्रेस आपको चाहिए कि भाई घर नंबर क्या है, सोसाइटी का नाम क्या है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपको पूरा पूरा एड्रेस चाहिए। हाँ, लेकिन रेसिपिएंट का जो स्टेट है, मतलब गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, जो भी रेसिपिएंट का स्टेट है ना, वो आपको इनवॉइस में रिकॉर्ड करना जरूरी है। एंड वही मतलब आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा अल्टीमेटली। तो हम बोलते हैं कि जब भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स के थ्रू यूआरपी को सप्लाई करी जाती है तो इट इज मैंडेटरी कि आप क्या करो, रेसिपिएंट का स्टेट का नाम इसमें रिकॉर्ड करो। अगर आपको याद है ना, तो एक दो अटेम्प्ट पहले टैक्स इनवॉइस चैप्टर में एक अमेंडमेंट आया था, इफ यू रिमेम्बर। नहीं तो टैक्स इनवॉइस चैप्टर खोलो, वहां पे ना अपन पर्टिकुलर्स पढ़ते हैं कि एक अच्छे सच्चे प्यारे टैक्स इनवॉइस में क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए, कि भाई नेम होना चाहिए, डेट होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह होना चाहिए। ऐसे अपन बहुत सारे पर्टिकुलर्स टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में पढ़ते हैं। वहां पे 2 अटेम्प्ट पहले ही एक अमेंडमेंट आया था कि भाई अगर इको के थ्रू आप क्या कर रहे हो, इको के थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिकली किसी को सप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको उसका एड्रेस इनवॉइस में लिखना पड़ेगा। तो बस यही चीज यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई में कि भाई इनवॉइस में वो स्टेट का नाम आपको लिखना पड़ेगा ना, तो वही स्टेट का नाम ही तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो एज सच कोई बहुत सॉलिड नया ऐसा नहीं है, ऑलरेडी पता थी पहले से भी कि कोई भी सर्विसेज जब हम यूआरपी को डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू सप्लाई करते हैं तो उसका रेसिपिएंट का स्टेट रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है। और अगर आप रेसिपिएंट का स्टेट टैक्स इनवॉइस में रिकॉर्ड करोगे, जो ऑलरेडी अपन टैक्स इनवॉइस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो फिर वही तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। उसमें इतना दिमाग लगाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। वेरी सिंपल दिस इज, राइट मैम। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर विच इज एग्जेम्पशन। अभी हर बार तो एग्जेम्पशन में भी खूब सारे भर भर के अमेंडमेंट्स आते हैं, बट दिस टाइम इट इज कंपेरेटिवली सिंपलर। पहले तो एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है। हम एग्जेम्पशन का कौन सा सेक्शन पढ़ते थे मैम? 1-1 बल्ले बल्ले। क्यों बल्ले बल्ले मैम? क्योंकि जीएसटी से एग्जेम्पशन मिल गई। हम तो खुश हो गए, हमें जीएसटी से एग्जेम्पशन मिल गई, तो 1-1 बल्ले बल्ले, वी हैव गॉट एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी। सेक्शन 11 क्या करता था मैम? गवर्नमेंट को पावर देता था। सेक्शन 11 एक एम्पावरिंग सेक्शन है जो गवर्नमेंट को पावर देता है, आज भी देता है, मतलब था नहीं, सेक्शन स्टिल रेलेवेंट। सेक्शन 11 गवर्नमेंट को पावर देता है कि भाई तुम कभी भी नोटिफिकेशन के थ्रू लोगों को क्या कर सकते हो, जनरल और स्पेशल एग्जेम्पशन दे सकते हो। इस पावर को ही यूज करके गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाती है और एग्जेम्पशन इशू करती है। अब एक नया सेक्शन और इंसर्ट हुआ है, पूरा सेक्शन विच इज सेक्शन 11A। 11A सेक्शन क्या बोलता है? दिस सेक्शन से कि अगर मान लो कोई प्रैक्टिस कस्टमरी तरीके से सदियों से चलती आ रही है, कि मैम बहुत टाइम से ऐसा बहुत एविडेंट है कि यार इन चीजों के ऊपर तो टैक्स नहीं लगता है, जब सेल्स टैक्स था या वैट था या पहले भी मैम इन चीजों के ऊपर तो टैक्स नहीं लगता, या मैम कम टैक्स लगता है अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिसेस जो जनरली सप्लाई के ऊपर प्रेवलेंट है। हावेवर मैम जीएसटी लॉ के हिसाब से हम उन चीजों पर टैक्सेस लगा रहे हैं, या कम लगता था पहले पर हम ज्यादा लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने सिंपली क्या करा है, अपने आप को एम्पावर करने के लिए ये सेक्शन डाल दिया कि भाई अगर ऐसा हो रहा है ना तो हम उस टैक्स को हटा सकते हैं। इज दिस काइंड ऑफ एन एग्जेम्पशन? द आंसर इज यस। इसलिए इसको कहाँ डाला है? एग्जेम्पशन के साथ सेक्शन 11A में डाला है। ध्यान से सिर्फ इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, मतलब जीएसटी एक्ट को ही भूल जाओ। इस सेक्शन के पास इतनी अथॉरिटी है कि एक्ट में बाकी कुछ भी लिखा है उसको भूल जाओ। अगर इफ
कोई प्रैक्टिस थी या है जो जनरली प्रेवलेंट है लोगों में कि भाई ठीक है लेवी या नॉन लेवी को लेके, और उन सप्लाईज पे हम टैक्स लगा रहे हैं आज अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ, हम उन चीजों पे टैक्स लगा रहे हैं। हावेवर प्रैक्टिस के हिसाब से तो टैक्स नहीं लगता था, या तो फिर हम हायर टैक्स लगा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस के हिसाब से लोअर टैक्स लगना चाहिए था। तो इन सिचुएशंस में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, काउंसिल के रिकमेंडेशन पे लोगों को बोल सकती है कि भाई चलो ठीक है, सदियों से ऐसी प्रथा चलती आ रही है तो हम इन पे टैक्स नहीं लगाएंगे। ये अगेन क्या है, एक एम्पावरिंग सेक्शन है। मैं एक बहुत आर्बिट्री एग्जांपल लेके चलती हूँ, जैसे मान लो कि सॉल्ट, मैम सॉल्ट के लिए तो दांडी मार्च हो गया था मैम कि इतनी एसेंशियल कमोडिटी है सॉल्ट की, सदियों से भी ये प्रैक्टिस चलती आ रही है कि भाई उस पे तो जीएसटी छोड़ो मैम, ऐसा कभी भी हमने कोई भी टैक्स नहीं भरा। अब लेटेस्ट से मान लो जीएसटी लॉ के हिसाब से, एचएसएन कोड के हिसाब से ऐसा कोई एक पॉइंट आ जाए कि भाई एनीथिंग जिसमें आयोडीन है हम उस पर ऐसा जीएसटी लगाएंगे। मैम लॉ के हिसाब से सॉल्ट में आयोडीन है तो जीएसटी लगने लग गया, आर्बिट्री एग्जांपल एज आई एम सेइंग। लेकिन प्रैक्टिस सदियों से क्या है कि भाई सॉल्ट पे तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो इन सिचुएशंस में गवर्नमेंट वो पूरी एंट्री एग्जेम्प्ट नहीं करेगी। गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी कि हाँ नहीं नहीं एंट्री हटाओ, पूरी एंट्री हटाओ, थिंग्स कंटेनिंग आयोडीन इस पे हम जीएसटी लगाएंगे, इट इज नॉट एग्जेम्प्ट, ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई देखो सेक्शन 11A के अकॉर्डिंग सदियों से क्या प्रैक्टिस चलती आ रही है कि भाई सॉल्ट पे जीएसटी नहीं लगता, लगता है तो वेरी मिनिमम मैम 5%, बस, उससे ज्यादा तो कभी भी नहीं लगा होगा। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आज अगर मान लो 18% लग रहा है उस एचएसएन कोड की एंट्री के कारण जो बोलता है एनीथिंग कंटेनिंग आयोडीन, तो फिर ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या बोल सकती है कि भाई चलो ठीक है, काउंसिल के रिकमेंडेशन पे कि तुम सॉल्ट पे जीएसटी मत भरो या 18 मत भरो, सिर्फ 5% भरो। ऐसा पावर गवर्नमेंट ने अपने आप को दे रखा है। यानी हम एचएसएन कोड की पूरी एंट्री एग्जेम्प्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं है, पूरी एंट्री एग्जेम्प्ट करते हैं तो सेक्शन 11 में कर ही देते हैं ना। 11A बोलता है कि किसी कस्टमरी प्रैक्टिस के कारण लोग वही चीज करते आ रहे हैं सालों से, हम लोगों को नहीं बोल सकते कि तुम कुछ और करो। इसलिए इस पावर को यूज करके गवर्नमेंट उन पर्टिकुलर चीजों का जीएसटी कम कर सकता है या हटा सकता है। बोलो, आया समझ में? यस। उसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट इस एजुकेशन के ब्लॉक में टाइम पास है, गवर्नमेंट की ऑलरेडी खूब सारी योजनाएं और संस्था थी जो एजुकेशन रिलेटेड एग्जामेशन में कवर होती थी, एक और कवर हो गई। मतलब यहाँ पे हम देखते थे ना कि ये जो ग्रामीण कौशल्य योजना है या दीनदयाल उपाध्याय योजना है या ये जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, ये लोग जो भी सर्विसेज देते थे सब जीएसटी में एक्सेप्ट होती थी। अब यहाँ पे एक और ऐड हो गया कि भाई अगर कोई ट्रेनिंग पार्टनर है जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा अप्रूव्ड है और वो भी अगर लोगों को किसी को स्किल वोकेशन क्वालिफिकेशन कोर्स दे रहा है तो उसकी सर्विसेज पे जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मतलब ऐसा कोई बहुत तो भारी अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारी अवार्डिंग बॉडी, असेसिंग बॉडी, ट्रेनिंग बॉडी ने, ये बॉडी ने, वो बॉडी तो सब ऑलरेडी कवर्ड थी ही थी। यहाँ पे एक पॉइंट और डाल दिया कि भाई अगर कोई ट्रेनिंग पार्टनर है जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा अप्रूव्ड है, वो भी अगर किसी को स्किल क्वालिफिकेशन वोकेशन रिलेटेड कोई भी सर्विसेज देता है तो जो भी अमाउंट कलेक्ट करेगा उसका जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल। देन उसके बाद मैम इंश्योरेंस वाले ब्लॉक में एक अमेंडमेंट है। ये भी इतना कोई खास बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा लिस्ट ऑफ इंश्योरेंसेस थे जो जीएसटी में एग्जेम्प्ट थे, जैसे मैम ट्राइबल, हट, जनता, पर्सनल, ग्रामीण ने, कोकोनट ने, जन आरोग्य, फसल बीमा योजना भी ऑलरेडी हैड और लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज विच आर एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। यहाँ पे बस एक नई और ऐड हो गई, क्योंकि नई ऐड हुई है तो शायद एग्जाम में आ जाए। हाँ, बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, कुछ अलग ही समझना है ऐसा नहीं है, बस एक चीज है जो हमें याद रखनी है कि इंश्योरेंस बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंश्योरर्स आउट ऑफ प्रीमियम्स कलेक्टेड फॉर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ। मैम ये जो ऑलरेडी इतने सारे टाइप्स के इंश्योरेंस पॉलिसीज को एग्जेम्प्ट पढ़ते थे, वहां पे अब एक ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंश्योरर्स आउट ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड फॉर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स, ये एक और टाइप का इंश्योरेंस यहाँ पे कवर हो जाता है। दैट इज ऑल। ठीक है मैम। उसके बाद एक अमेंडमेंट, ये जो अपना अदर्स वाला ब्लॉक था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपन ने डाल रखे थे, जैसे कि भाई इंटरेस्ट हो गया, जर्नलिस्ट या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, बहुत सारे, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी दूसरी दूसरी चीजें जो किसी ब्लॉक में नहीं आती बट एग्जेम्प्ट होती है, वो अपन ने अदर्स वाले पॉइंट में देखी थी। वहां पे एक अपना पर्टिकुलर पॉइंट था विद रिस्पेक्ट टू बैंक चार्जेस, 2000 रुपीज तक के ट्रांजेक्शन के लिए जो एग्जेम्प्ट होता था।
अब वहां पे इस एग्जेम्पशन को एक्सटेंड करा है गवर्नमेंट ने टू आरबीआई रेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर्स. ओके, नाउ इट इज ओनली एप्लीकेबल टू पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड नॉट टू पेमेंट गेटवेज. सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड के हु इज अ पेमेंट एग्रीगेटर. एग्जाम्पल देके अगर मैं समझाऊं तो हैव यू हर्ड अबाउट रेजर पे? रेजर पे सुना है? बहुत सारी वेबसाइट्स पे कभी आप कुछ परचेज करने जाते हो, ऑनलाइन पे करने जाते हो एंड दे रीडायरेक्ट यू टू द रेजर पे. ये कौन है मैम? ये एग्रीगेटर है. ये लोग क्या करते हैं? कस्टमर्स से सारा पैसा कलेक्ट करते हैं अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट से. क्रेडिट कार्ड से भी लेंगे, डेबिट कार्ड से भी लेंगे, यूपीआई से भी लेंगे, नेट बैंकिंग से भी लेंगे. तो वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट्स जब कस्टमर्स करना चाह रहे हैं तो उन सबको कंसोलिडेट करके पेमेंट को एग्रीगेट करना, इकट्ठा करना, ये काम पेमेंट एग्रीगेटर का है. एंड फिर ये लोग स्ट्रीमलाइंड तरीके से जो सप्लायर है उसको पेमेंट पहुंचा देते हैं. उसके लिए ये अपने कुछ कुछ चार्जेस कलेक्ट करते हैं. तो जब तक ट्रांजैक्शन 2,000 रुपए तक का है तो इस ये लोग जो भी चार्जेस कलेक्ट करेंगे वो जीएसटी में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा. However, ये exemption पेमेंट गेटवे को अवेलेबल नहीं है. Now, what is the difference between पेमेंट गेटवे एंड पेमेंट एग्रीगेटर? मैम, पेमेंट गेटवे बस एक चैनल है जो पेमेंट करवा देता है. द पेमेंट गोज फ्रॉम रेसिपिएंट टू सप्लायर ओनली. पेमेंट गेटवे बस उसको फैसिलिटेट करवा देता है. पर पेमेंट एग्रीगेटर फैसिलिटेटर नहीं है. वो पूरा पैसा कलेक्ट करता है, अपने पास एस्क्रो अकाउंट में रखता है और फिर सप्लायर को देता है. ये डिफरेंस है. तो पेमेंट गेटवे के जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो तो आज भी टैक्सेबल है. पर पेमेंट एग्रीगेटर के ट्रांजैक्शन चार्जेस जब 2-2 हजार तक के छोटे छोटे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या हो जाते हैं? एग्जेम्प्ट हो जाते हैं. बोलो, एग्जाम्पल से क्लैरिटी आ रही है? यस और यस, जल्दी जल्दी. मैम, पेमेंट गेटवे एज मेंशन्ड एक गेटवे है. वो बस कनेक्ट करवा रहा है रेसिपिएंट और सप्लायर को. पैसा इससे उसी को जाएगा. एग्रीगेटर बीच में आ रहा है, खुद पैसा ले रहा है, अपने पास अपने एस्क्रो अकाउंट में रख रहा है और फिर वो सप्लायर को पे कर रहा है. वो एग्रीगेटर होता है. एग्रीगेटर के 2,000 तक के ट्रांजेक्शन वाले चार्जेस एग्जेम्प्ट है पर पेमेंट गेटवे के एग्जेम्प्ट नहीं है. इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लिख के काटा है. ध्यान रखना, एग्जाम में अगर पूछे तो ये लोग क्या वर्ड मेंशन कर रहे हैं और 2,000 तक की ट्रांजैक्शन की लिमिट भी याद रख लेना. चल, परफेक्ट मैम. और लास्ट के ये जो 2 अमेंडमेंट्स है ना, ये थोड़े से टाइम पास टाइप के हैं. एट द स्टार्ट ऑफ लेक्चर आई हैड मेंशन्ड यू अबाउट वन पैराग्राफ जो वर्जन 6 में नहीं प्रिंट हुआ है. इट इज दिस पैराग्राफ. क्योंकि ये बहुत पर्टिकुलर सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को लेके अमेंडमेंट था तो मुझे लगा था कि आईसीआई शायद सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं करेगी. हावेवर स्टार्ट अपडेट में उन लोगों ने इसको भी एप्लीकेबल कर दिया. नॉर्मली ऐसे स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्पशन वो लोग नहीं रखते हैं सिलेबस में, तो मैंने बुक प्रिंट में दी उस टाइम तक मैंने उसको नहीं इनकॉर्पोरेट किया था. हावेवर इन द स्टार्ट अपडेट लेटर दे नोटिफाइड दिस ऑल्सो. तो ठीक है, हम पढ़ लेंगे. दोनों ही अमेंडमेंट्स रिगार्डिंग दिल्ली है बट ये वाला आपकी बुक में है, ये वाला आपकी बुक में नहीं है. ये ऐसा है कि बुक प्रिंट में दे दी थी मैंने, हैंड रिटन नहीं था बट आई जस्ट टोल्ड हिम कि यार आप पीडीएफ में कैसे तो करके ये वाला पैराग्राफ इंसर्ट कर दो एंड उन्होंने कर दिया. दिस ही डिडंट डू. तो ठीक है, ये आपको क्या कर देना है, अलग से बस स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके वीडियो लिख लो. नहीं तो टेलीग्राम पे ऑलरेडी पीडीएफ शेयर है, वहां से बस आपकी वर्जन 6 अगर आपके पास है तो उसमें भी आपको ये ऐड करना पड़ेगा. बाकी तो मैं जितने भी अमेंडमेंट्स इस लेक्चर में करवा रही हूँ सारे ऑलरेडी वर्जन 6 में है ही. ठीक है मैम, दोनों ही अमेंडमेंट बहुत ही टाइम पास टाइप के हैं. पहला तो क्लेरिफिकेशन है जो हमें बता रहा है कि डीडीए दैट इज दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या वो एक लोकल अथॉरिटी है? द आंसर इज नो. भाई, एक लोकल अथॉरिटी कौन होता है मैम? एक म्युनिसिपल कमिटी, जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बेसिकली जिसके पास लोकल फंड, म्युनिसिपल फंड का कंट्रोल है, वो एक लोकल अथॉरिटी हो जाती है. लेकिन डीडीए ये रिक्वायरमेंट्स को नहीं मीट करता. दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बेसिकली एक लोकल अथॉरिटी नहीं है. दैट इज ऑल. यस, रिफ्रेश करो एक बार. आई गेस इट्स क्लियर नाउ. यस, डन इट इज मैम. चलो, तो ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ये तो मैम एक म्युनिसिपैलिटी है और ये आर्टिकल 243 डब्ल्यू रिलेटेड सर्विसेज लोगों को देती है जो कि नोटिफाइड है मैम जीएसटी में.
तो हमने ना यहाँ पे एक एग्जेम्पशन पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, कि अगर मैम कोई पर्सन है जो प्योर सर्विसेज या कॉम्पोजिट भी, जहाँ पे गुड्स का परसेंटेज 25 तक ही है, बाकी सारा सर्विसेज ही है, अगर किसी पर्सन को हम ये वाली सर्विसेज ट्रांजैक्शन करके दें आर्टिकल 243G या डब्ल्यू के रिलेशन में, तो हमने जो भी किया ना वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। मैं बहुत क्लासिक स्ट्रीट लाइट रिपेयर करने वाला एग्जाम्पल क्लास में देके समझाती हूँ। बोलो याद आ रहा है क्या? कि मैम आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर स्ट्रीट लाइट रिपेयर कर रही है, आर्टिकल 243G डब्ल्यू में नोटिफाइड है, वो तो एग्जेम्प्ट है। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली मतलब ऐसा खुद तो आके वो रिपेयर करेगी नहीं, किसी तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाएगी। तो मैम हम इलेक्ट्रिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि भाई हमने या तो प्योर सर्विस दिया कि सिर्फ गए रिपेयर किए आ गए, या तो मैम हमने उनको बल्ब भी दिया, गुड्स भी दिया और सर्विस भी दिया, विच मीन्स मैम जो टोटल कंसिडरेशन है ना उसमें गुड्स के टुवर्ड्स 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 75% और मोर सर्विस ही होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिशियन जो भी पैसा लेगा ना वो जीएसटी में क्या हो जाएगा मैम? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बराबर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब यहाँ पे ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली आर्टिकल 243 डब्ल्यू के रिलेटेड एक्टिविटीज करती है, बराबर है, लेकिन वो उसके अलावा भी तो सर्विसेज लोगों से लेती है। मतलब उनकी जो ऑफिस है, मान लो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो ऑफिस है, उस ऑफिस को साफ रखने के लिए हाउस कीपिंग की, सिविल मेंटेनेंस की या फर्नीचर मेंटेनेंस की दूसरी दूसरी सर्विसेज ली जाती है, क्या वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी? तो द आंसर इज नो। आप समझो एक इलेक्ट्रिशियन ने वेरी डायरेक्टली इन नेक्सेस टू आर्टिकल 243 डब्ल्यू के ही रिलेशन में सर्विस दिया तो एग्जेम्पशन मिलेगा, जस्ट बिकॉज वो पर्सन आर्टिकल 243 डब्ल्यू की एक्टिविटी कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको XYZ कोई भी सर्विस दे दें तो जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्या? दिस इज वेरी सिमिलर टू, आप जैसे समझो कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल अगर किसी को डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर का सर्विस देगा तो एग्जेम्प्ट होगा ना। हॉस्पिटल ने मान लो नॉर्मली भी कुछ और काम कर दिया मैम, हॉस्पिटल के अंदर मान लो उन लोगों ने थिएटर चालू कर दिया कि पेशेंट का ऑपरेशन 3-3 घंटे चलता है, तब तक विजिटर क्या करे, तो एक मूवी देख ले, तो मैम वो थोड़ी ना एग्जेम्प्ट होगा। बस वैसे ही हम बोल रहे हैं कि जस्ट बिकॉज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली आर्टिकल 243 डब्ल्यू वाले काम कर रही है, इसलिए कोई भी उनको कुछ भी सर्विस दे दे तो एग्जाम थोड़ी ना हो जाएगा। कोई भी अगर उनको आर्टिकल 243 के डब्ल्यू के रिलेशन में सर्विस देगा, वो जो अमेंडमेंट एग्जेम्पशन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके रिलेटेड, तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा। उनकी ऑफिस को ठीक करना, फैसिलिटी मैनेजमेंट वगैरह करना, तो ये सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट नहीं होती क्योंकि ये आर्टिकल 243 डब्ल्यू के रिलेशन में परफॉर्म नहीं करी गई है। बोलो, इज दिस मेकिंग सेंस टू एवरीवन? यस मैम। तो ये दो अमेंडमेंट्स आप एंड ऑफ द बुक, ये तो आपकी बुक में प्रिंटेड है ही ऑलरेडी। दिस इफ यू आर हैविंग वर्जन 6 प्लीज मेक श्योर टू ऐड दिस पैराग्राफ सेपरेटली। बाकी सारे अमेंडमेंट आपकी बुक में ऑलरेडी कवर्ड है इफ यू आर यूजिंग वर्जन 6 ऑफ द बुक। डन मैम। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक लोकल अथॉरिटी नहीं है, बस ऐसा क्लेरिफिकेशन दिया है। एंड ये हम सिंपली समझ गए कि कोई भी मान लो म्युनिसिपैलिटी, पंचायत वगैरह है जो आर्टिकल 243 डब्ल्यू के रिलेशन में एक्टिविटीज कर रही है और हम उसको उस एक्टिविटी के ही रिलेशन में कोई सर्विस दे या कॉम्पोजिट गुड्स 25% तक दे तो एग्जाम्पशन मिलेगा। बाकी जनरली उसको कोई और मेंटेनेंस ने, ऑफिस ने, ये ने वो ने सर्विस दिया तो वहां पे एग्जाम्पशन नहीं मिलता है। इज इट क्लियर एंड परफेक्ट टू एवरीवन? चलो टेल मी। This amendment PDF is already shared on the Telegram channel. Telegram channel का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए मैम, सो क्विकली लेट अस स्टार्ट विद द फर्दर चैप्टर व्हिच इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अरे मैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम, बट डू नॉट वरी, अमेंडमेंट ज्यादा कोई खास इस बार नहीं आया है। सबसे पहला तो ये जो कॉमन अमेंडमेंट है जो सारे चैप्टर्स में ही हमें देखने मिल रहा है कि सेक्शन 73 और 74 के साथ अब 74A आ चुका है। लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग कि FY 23-24 तक ही अब सिर्फ सेक्शन 74 एप्लीकेबल है। उसके आगे से नाउ FY 24-25 ऑनवर्ड्स सेक्शन 74A इज एप्लीकेबल। तो जो अपना ब्लॉक्ड क्रेडिट का लिस्ट था उसमें द लास्ट पॉइंट वाज कि जो भी टैक्स आपने फ्रॉड के कारण अंडर सेक्शन 74 पे किया होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, उसका आपको आईटीसी नहीं मिलता, क्योंकि अब सेक्शन 74 FY 23-24 तक ही लिमिट हो चुका है। इसलिए ये जो पॉइंट है इसका भी वैलिडिटी अब सिर्फ और सिर्फ FY 23-24 तक ही रहेगा।
तो मैम क्या गवर्नमेंट ने यहाँ पे 74A के लिए कोई पॉइंट इंसर्ट नहीं करा है? नहीं, बिकॉज अंडरस्टैंड सेक्शन 73 जो अदर देन फ्रॉड के लिए था और सेक्शन 74 जो फ्रॉड के लिए था, उन दोनों की जगह पे ही सिंगल सेक्शन आया है विच इज 74A। यानी इसमें फ्रॉड वाला पॉइंट भी कवर्ड है और अदर देन फ्रॉड वाला पॉइंट भी कवर्ड है, इसलिए ब्लैंकेटली उसके लिए यहाँ पे पॉइंट नहीं डाला है। जो सेक्शन 74 के लिए था उसमें देव क्लैरिफाइड कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ FY 23-24 तक ही एप्लीकेबल रहने वाला है। उसके बाद मैम एक नया क्लैरिफिकेशन यहाँ पे इंसर्ट हुआ है विच इज विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। हाय हाय मैम, ये किसका नाम ले लिया आपने? सी, अमेंडमेंट है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बट इट इज एक्सट्रीमली सिंपल टू अंडरस्टैंड। हम लोग सेक्शन 16(2) में विच इज कंडीशंस टू क्लेम ITC में एक क्लॉज पढ़ते हैं, क्लॉज नंबर B। क्लॉज ए वॉज कि हमारे पास इनवॉइस होना चाहिए, डबल ए सप्लायर ने इनवॉइस का डेटा GSTR 1 में फर्निश किया होना चाहिए। देन आता है सेक्शन 16(2)B जो बोलता है कि हमको गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो जाने चाहिए। हमको कुछ सर्विसेज रिसीव हो जाए तब हम उसका ITC ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जो कैसे वर्क करता है। लेट्स से ऑटोमोबाइल सेक्टर को एग्जाम्पल लेके गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये चीज क्लैरिफाई करी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में नॉर्मली क्या होता है, एक ऑटोमोबाइल डीलर और एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। तो भाई जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, लेट अस से मैम कोई भी टाटा हो गया, किया हो गया, मर्सिडीज हो गया, एनी कार कंपनी, ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये हमारी फैक्ट्री, ठीक है, इस फैक्ट्री के बाहर यहाँ पे हमने तुम्हारी ट्रक में गुड्स डाले, हमारी फैक्ट्री के बाहर हमने गुड्स दिए एंड हमारा काम खत्म हो गया। अब यहाँ से तुम्हारे गुड्स लेना ट्रक में या किसी भी व्हीकल में जैसे भी तुम लेके जा रहे हो, रास्ते में जो भी होता है तुम्हारे पास पहुंच रहा है, एवरीथिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जैसे ही मैंने गुड्स मेरी डिलीवर, मेरा काम एज अ सप्लायर खत्म हो गया। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मैम देखो नॉर्मली क्या होता है, लेटेस्ट से आज मैंने रेस्टोरेंट से कोई खाना घर पे मंगवाया, मैम जब तक खाना मेरे पास ना पहुंच जाए तब तक रेस्टोरेंट की डिलीवरी रहती है ना। अगर रास्ते में भी मान लो उस खाने में कोई मक्खी मच्छर कीड़ा कुछ भी गिर गया हमारे घर पे, अगर वो ऐसा गंदा खाना आया तो हम तो कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई घर तक पहुंचाने की तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, विच इज नॉट द केस हियर। आज अगर रास्ते में कुछ भी हो जाता है कंसाइनमेंट को, रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसिपिएंट की रहेगी, उसको हम एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर हम एसेंस में देखने जाएं तो जैसे ही फैक्ट्री के गेट के बाहर गुड्स डिलीवर हुए, सप्लायर का काम तो खत्म हो गया। आगे अगर कुछ भी होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसिपिएंट की है, विच मीन्स मैम हमें एज सच वर्चुअली देखने जाओ तो भले हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस पे गुड्स रिसीव नहीं हुए पर फैक्ट्री गेट के बाहर गुड्स हमें रिसीव हो ही गए हैं ना, काइंड ऑफ वो अब हमारी प्रॉपर्टी ही बन चुके हैं। जब रास्ते में भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है, तो एक काम करो, जैसे ही वो फैक्ट्री गेट के बाहर डिलीवरी दे दे, आप ऐसा मान लो कि हमें गुड्स रिसीव हो गए हैं और हमें उसका ITC ले लेने दो। जैसे कि लेटेस्ट से मैम 28 फरवरी को उसने फैक्ट्री के बाहर डिलीवरी दे दिया, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो गई है, 3 दिन लग गए ट्रांसपोर्टेशन होके और हमें 3 मार्च को अगर गुड्स रिसीव हुए हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि आप मार्च में अब ITC लोगे, नो प्रॉब्लम, आप February मंथ का रिटर्न भरते टाइम भी ITC ले सकते हो, प्रोवाइडेड के बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल्ड हो चुकी है तो। क्योंकि जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में फैक्ट्री के बाहर खत्म हो जाती है, तो फिर हम वेट क्यों करें कि हमारी फैक्ट्री तक गुड्स पहुंचे उसके बाद हम ITC लें। दिस वेरी सिंपल थिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर। Ma'am, in automobile sector, contract between automobile dealer and the original equipment manufacturer is generally an ex-works contract. मतलब property in the vehicles passed to the dealer at the factory gate of the original equipment manufacturer only. The moment आप goods handover कर दो ट्रांसपोर्टर को at the instance of dealer, तो फिर डिलीवरी वगैरह सब कुछ OEM के पार्ट से तो कंप्लीट हो जाती है। वो बोलता है भाई मैंने फैक्ट्री के बाहर तुम्हें व्हीकल हैंडओवर कर दिया, मेरा काम खत्म, my part of giving you delivery is now over, which means ma'am as per the explanation to section 16(2)(b हम मान सकते हैं goods may be construed to have been received at the time of handing over only। अब आगे जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, रास्ते में goods के साथ जो भी होगा, हमें goods रिसीव होंगे, जब सब कुछ हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर ITC ले लो ना। जैसे ही
फैक्ट्री गेट के बाहर तुम्हें गुड्स मिल जाए और बाकी सारी सेक्शन 16 की कंडीशंस फुलफिल्ड है, तो नो प्रॉब्लम, तुम उसी टाइम पे क्या करो, आईटीसी ले लो। वेरी वेरी सिंपल क्लेरिफिकेशन दिस इज। नॉर सिमिलर अमेंडमेंट एप्लीकेबल इन द चैप्टर ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में भी यहाँ पे कि अगर आपने अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे हैं, देयर इज अ फेलियर टू मेंटेन योर अकाउंट्स, और अगर पता चलता है कि भाई टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, erroneously रिफंडेड, आईटीसी रॉन्ग लेवल यूटिलाइज, कुछ भी है, तो सेक्शन 70 से 74 इन्वोक हो सकता था। अब वहां पे आपको स्लैश करके 74A भी डाल देना है, क्योंकि ये FY 23-24 तक ही है, और अब FY 24-25 ऑनवर्ड्स क्या इन्वोक होगा, सेक्शन 74A। ये सेम अमेंडमेंट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चैप्टर में भी है। ठीक है ना। देन मूविंग ऑन टू ई वे बिल। ई वे बिल चैप्टर में जो अमेंडमेंट है, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन जनरेटिंग ई वे बिल। मैम क्या एक अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है? हाँ कर सकता है, पर उसके पास जीएसटी नंबर तो होगा नहीं। नो प्रॉब्लम, वो क्या कर सकता है, पोर्टल से एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ ई वे बिल जनरेट करने के लिए। तो जब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल जनरेट करना चाहता है, फॉर्म तो वही है, कोई भी पर्सन ई वे बिल जनरेट करे, it has to be generated in GST EWB 01 only. Shall submit the details electronically on common portal जीएसटी ENR 03। मैम क्या हमें फॉर्म नंबर याद रखने की जरूरत है? नो नॉट एट ऑल। आप या तो पोर्टल पे जाके ENR 03 में अपनी डिटेल्स दे दो, या फैसिलिटेशन सेंटर पे जाके फिजिकली अपनी डिटेल्स दे दो, एंड जैसे ही वो डिटेल्स वैलिडेट हो जाएगी, आपको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर दे देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। ये यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेके और आप ई वे बिल्स जनरेट कर सकते हो, बस खत्म। प्रोसीजरल काइंड ऑफ अमेंडमेंट है, तो वी अंडरस्टैंड कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समरी बोलती है, अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल जनरेट करना चाहता है, उसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत ऑफ कोर्स नहीं है, वो पोर्टल से एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले सकता है, जिसके लिए अप्लाई करना पड़ता है ENR 03 में। इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हो, फैसिलिटेशन सेंटर पे जाके भी कर सकते हो। ये यूनिक एनरोलमेंट नंबर मिल जाए, उसके बाद आप जीएसटी EW01 में बिंदास ई वे बिल्स को जनरेट करो। राइट मैम। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इज रिटर्न्स अंडर जीएसटी। रिटर्न्स में एक अमेंडमेंट है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटीआर 7। मैम जीएसटीआर 7 कौन भरता है? टीडीएस डिडक्टर्स। इनकी ड्यू डेट क्या होती है? 10th डे ऑफ द मंथ सक्सेडिंग द कैलेंडर मंथ। हर महीने के बाद अगली 10 तारीख। जनवरी के लिए 10th फेब, फेब के लिए 10 मार्च, मार्च के लिए 10 अप्रैल। दिस इज द ड्यू डेट टू फर्निश द रिटर्न फॉर टीडीएस विच इज जीएसटीआर 7। अमेंडमेंट में यहाँ पे इन्होंने बोला कि देखो, अगर आप एक टीडीएस डिडक्टर की तरह रजिस्टर्ड हो, तो आपने पूरे महीने में किसी का टीडीएस काटा हो चाहे नहीं काटा हो, आपको जीएसटीआर 7 फर्निश करना मैंडेटरी है। जैसे हमारे लिए गवर्नमेंट ने बोला है ना कि भाई अगर आप कोई सेल परचेज करो या ना करो, आपको जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी फर्निश करना मैंडेटरी है, चाहे वो नील क्यों ना हो। सिमिलरली गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 7 के लिए भी अमेंडमेंट लाके बस ये चीज नोटिफाई कर दी है कि आपको एवरी कैलेंडर मंथ के लिए टीडीएस का रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, वेदर आपने कोई डिडक्शन किया हो या ना किया हो। जब तक आपके पास एज अ टीडीएस डिडक्टर रजिस्ट्रेशन है, तब तक एवरी मंथ, कैलेंडर मंथ खत्म होने के बाद 10 तारीख तक कंपलसरी आपको क्या करना पड़ेगा? जीएसटीआर 7 फाइल करना पड़ेगा। वेरी सिंपल अमेंडमेंट। देन उसके बाद लेट फीस फॉर एनुअल रिटर्न। अब देखो बहुत सिंपल है, पर समझना। मैम जिसका भी टर्नओवर 2 करोड़ तक होता है, उसको तो एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने उन लोगों को एग्जाम कर रखा है बहुत टाइम से। ये चीज भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना। सी हियर, जीएसटीआर 9 नॉर्मली सबको भरना होता है, पर FY 2021 से हर साल गवर्नमेंट आगे से आगे डेट बढ़ा बढ़ा के एनुअल रिटर्न एग्जाम कर रही है उन लोगों के लिए जिनका टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ है। मैम अगर मेरा टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ होता है, अगर मेरा टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ है, तो मुझे एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है, विच इज फाइल्ड इन जीएसटीआर 9। लेकिन मैम अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होता है, तो एनुअल रिटर्न तो भरना ही भरना है, प्लस मुझे एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फर्निश करना पड़ता है। मुझे एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फर्निश करना पड़ता है, जो हम किस में करते हैं मैम? जीएसटीआर 9C। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, हमने एनुअल रिटर्न का तो आपको लास्ट डेट दिया है विच इज 31 दिसंबर, और ये जो 9C है उसके लिए ऐसा बोल दिया कि भाई जब भी एनुअल रिटर्न फर्निश करो, साथ में ही आपको ये सेल्फ सर्टिफाइड रिको स्टेटमेंट भी फर्निश कर देना है।
और मैम लेट फीस जो प्रिस्क्राइब करी गई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एनुअल रिटर्न को लेके ही करी गई है। विच मीन्स मैम कि अगर मैं मेरा GSTR 9 भर दूं, एनुअल रिटर्न तो भर दूं, पर अगर मैंने GSTR 9C विच इज द सेल्फ सर्टिफाइड रिको जो 5 करोड़ से ऊपर वालों को एप्लीकेबल है, नहीं भरा, तो मैम क्या मुझे कोई लेट फीस नहीं लगेगी? बिकॉज 9C के लिए अलग से तो कोई लेट फीस प्रिस्क्राइब्ड है ही नहीं। अगर 9C के लिए कोई लेट फीस प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है, तो क्या 9C लेट भरने पे कोई लेट फीस नहीं लगेगी? तो अच्छा है मैम, बस फटाफट 9 भर के मैं फ्री हो जाऊं। गवर्नमेंट कभी भी मुझे 9C के बारे में पूछेगी तो बोल दूंगी कि हाँ हाँ भर रही हूँ भर रही हूँ भर रही हूँ, क्योंकि लेट फीस तो कोई है नहीं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये चीज क्लेरिफाई करी कि देखो भाई, तुम्हारा पूरा एनुअल रिटर्न तभी फाइल्ड मानेंगे जब तुमने 9 और 9C दोनों भर दिया है, अगर तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल है तो। मैम 5 करोड़ तक के टर्नओवर वालों पे तो 9C यूं भी एप्लीकेबल नहीं है, वो तो सिर्फ GSTR 9 भरेंगे, उनका काम हो जाएगा, उनकी लेट फीस लगना बंद हो जाएगी। पर मैम 5 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर को 9C भी भरना जरूरी है। विच मीन्स मैम यहाँ गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, जिन जिन का भी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उनका लेट फीस चालू रहेगा जब तक कि वो लोग 9C नहीं भर देते, भले ही उन्होंने 9 भर दिया हो तो भी। विच मीन्स मैम द डे आई फाइल माई बोथ 9 + 9C, उस दिन मेरा जो लेट फीस है एनुअल रिटर्न का वो लगना बंद होगा। अदरवाइज ये जो लेट फीस प्रिस्क्राइब्ड है फॉर एनुअल रिटर्न, ये चालू रहेगा। इवन इफ मैंने GSTR 9 एनुअल रिटर्न भर दिया पर 9C सेल्फ सर्टिफाइड रिको नहीं भरा, तो जिस दिन आप दोनों भर दोगे उस दिन आपकी लेट फीस लगना बंद होगी। अब बच्चों को ये डाउट होता है कि मैम तो क्या डबल लेट फीस लगेगी? लेटेस्ट से जैसे कि 31 दिसंबर है मैम GSTR 9 भरने का ड्यू डेट, अगर मैंने 4 जनवरी को GSTR 9 और 9C दोनों भरा, तो मैम क्या मुझे 4 दिन के लिए ये लेट फीस 2 बार लगेगी? एक 9 के लिए एक 9C के लिए? द आंसर इज नो। लेट फीस आपको सिंगल ही लगती है, कॉमन लेट फीस। अब मान लो कि आपने अगर 4 तारीख को GSTR 9 भर दिया, 9C नहीं भरा, और 7 डेट को आपने 9C भरा, तो क्या ऐसा होगा कि मैम 4 डेट तक दोनों की लेट फीस और फिर अगले 3 दिन सिर्फ 9C की लेट फीस? ऐसा नहीं होता। आपको ब्लैंकेटली 7 डेज के लिए बस सिंगल लेट फीस लगेगी, जो GSTR 9 की लगनी होती है वो। हम दोनों को अलग अलग रिटर्न नहीं मानते लेट फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा हम मान रहे हैं कि भाई दोनों एक ही है। पूरा जब फर्निश, अगर आपने सिर्फ 9 भर दिया 9C नहीं भरा, तो ऐसा मानेंगे कि भाई आधा ही भरा गया है। वैसे आप सोच सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। डबल डबल लेट फीस अप्लाई नहीं होती है। बैच में किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, इसलिए मैं इसको ऑलरेडी क्लैरिफाई कर रही हूँ। डबल लेट फीस नहीं लगती है। 9 और 9C की जॉइंटली सिंगल लेट फीस ही है जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है, और ये लेट फीस लगती रहेगी जब तक आपका 9 और 9C दोनों ना फाइल हो जाए। जिस दिन दोनों फाइल हो गया उस दिन लेट फीस लगनी बंद हो जाएगी। एक फाइल हुआ एक नहीं फाइल हुआ तो ऐसा ही मानेंगे जैसे फाइल ही नहीं हुआ, और लेट फीस कंटिन्यू रहेगी, बट हाँ सिंगल लेट फीस ही लगती है, नॉट डबल। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया उस केस में 7 डेज का डिले हुआ, तो 7 डेज के लिए ये जो लेट फीस यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है वो आपको लग जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. So very simple. If your aggregate turnover is greater than 5 crore, late fees for annual return will continue to apply till the date of furnishing 9C, अगर वो आपने 9 के साथ नहीं भरा है तो। Perfect, ma'am. 1 second. Yes. चलिए, सो वी आर डन विथ रिटर्न्स अंडर GST के नहीं मैम, एक और है। अगेन वही वो सिंपल वाला है कि जहाँ पे 73-74 लिखा था उसके साथ आपको 74A भी इंसर्ट कर देना है, कि जब भी मैम GSTR 2B से ज्यादा क्रेडिट अगर आप 3B में ले लेते हो तो आपको 88B का इंटीमेशन आता है, और फिर अगर आप 7 डेज में ना तो उनको रिप्लाई करते हो ना डिफरेंस एक्सप्लेन करते हो, तो फिर ऐसे केस में आपका डिमांड ऑर्डर वो लोग दे सकते हैं आपको 73-74 में, बट नाउ दैट विल बी टिल FY 23-24 ओनली। FY 24-25 ऑनवर्ड्स अब मैम 74A लगने लग जाएगा। तो ये तो कॉमन अमेंडमेंट है पूरी बुक में, जहां जहां 73-74 दिख रहा है स्लैश करके 74A आपको डाल ही देना है। तो यहाँ पे रिटर्न्स अंडर GST के भी अमेंडमेंट्स खत्म होते हैं।